हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप उन स्मार्ट व्यक्ति में से एक हो जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में हमेशा एक कदम आगे रहना चाहता है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को गहराई से समझेंगे जो हर वो व्यक्ति से संबंध रखता है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहता है। तो मेरे प्यारे देवी और देवताओं, आज का इस सेफ एंड साउंड फाइनेंस शो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम एक साइड डिशेस ऑफ फनी एंड सीरियस बिजनेस ऑफ मनी के बारे में पता लगाएंगे। आज हम एक ऐसे सवाल से निपटने जा रहे हैं जिसने बहुत सारे लोगों को अपना सिर खुजाने में मजबूर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वो सवाल क्या है? तो सवाल कुछ इस प्रकार का है कि फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा रखने से उसे एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। भले ही बैंक अपना मुंह काला करके कहीं भागने का फैसला क्यों ना ले ले, लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, भले ही बैंक डूबना हो जाए लेकिन आपका पैसा नहीं डूबेगा। उससे पहले हम इस टॉपिक में पूरी तरह सीरियस हो जाएं, चलिए आपकी मजाक की हड्डी को गुदगुदाने के लिए एक छोटा सा चुटकुला से शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री किताब कहीं घूमने जाते हैं तो उनको रास्ते में मैथ का किताब बहुत ही उदास बैठा हुआ दिखता है। तो फिजिक्स के किताब उसके पास जाके बोलता है कि भाई क्यों तू इतना उदास बैठा है? तो पीछे से केमिस्ट्री किताब बोलता है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ये उदास बैठा है। अगर समझ में आया तो हंसो, नहीं तो सीधे टॉपिक में आ जाओ। जब भी फ्रेंड्स हम कुछ खाते हैं तो हमारा बॉडी को ठीक ठाक पता होता है कि हमें कितना खाना चाहिए। अगर हम लालच के मारे थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं तो बॉडी हमें इंडिकेट करता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर अब थाली से तू नहीं उठा तो ना तो बैठ सकेगा ना तो लेट सकेगा। ये एग्जाम्पल फ्रेंड्स हमारा इन्वेस्टमेंट में भी लागू होता है। ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में बिना सोचे समझे ज़्यादा ब्याज के चक्कर में इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि पूछो ही मत। वो लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जिस बैंक में उनका मेहनत की कमाई का पैसा है, अगर वो बैंक डूब जाता है तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने? मेरे ख्याल से आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। आज हम इस टॉपिक में इसलिए बात कर रहे हैं कि हाल ही में अमेरिका के दो बड़े बैंक डूब गए हैं, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक एंड न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। शायद आप न्यूज़ में देखे होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश करता है तो इसका जो असर है पूरी दुनिया में दिखाई देता है। तो सोच के बताओ, जितने भी लोग इस बैंकों में इन्वेस्ट किए थे उनके पैसे का क्या हुआ होगा? हालांकि फ्रेंड्स, हर देश में एक कानून होता है कि अगर बैंक डूब जाता है तो कुछ हद तक इंश्योरेंस लिमिट रहता है। मतलब आप बैंक में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, इंश्योरेंस लिमिट तक वो पैसा सुरक्षित रहेगा। अमेरिका में इसका लिमिट है $2.5 लाख। मतलब अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे 2,06,80,987 होगा। शायद फ्रेंड्स आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी लोग सिलिकॉन वैली बैंक में इन्वेस्ट किए थे उनमें से 89% लोगों का पैसा अनइंश्योर्ड था। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर दुर्भाग्य से इंडिया का कोई बैंक डूब जाता है तो हमारे देश में इसके लिए क्या कानून है और इंश्योरेंस लिमिट कितना है। उसके साथ साथ अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा इन्वेस्ट करने से उसे एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो, फिक्स डिपॉजिट लंबे समय से भारतीयों के बीच में एक लोकप्रिय निवेश विकल्प रहा है, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। जैसे इसका सबसे पहला और बड़ा कारण तो ये है कि बैंक के द्वारा दिया जाने वाला विश्वास और सुरक्षा। इन्वेस्टर को ठीक ठाक पता होता है कि उसे मैच्योरिटी पर कितना रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट भी माना गया है, क्योंकि इन्वेस्ट किए गए प्रिंसिपल अमाउंट आमतौर पर सुरक्षित रहता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, फिक्स डिपॉजिट कोई भी शेयर मार्केट से जुड़ा साधन नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर बेफिक्र रह सकता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम रिस्क से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि जब से आरबीआई ने बैक टू बैक रिपो रेट में बढ़ोतरी की है, तब से बैंकों ने भी अपने कस्टमर्स के लिए धड़ाधड़ फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ कमर्शियल बैंक फिक्स डिपॉजिट में इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं कि पूछो ही मत। जैसे पब्लिक के लिए 8% से लेके 8.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% से लेके 9% तक। उसके साथ साथ एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर में और भी ज़्यादा ब्याज मिलने का उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी बैंक में
बहुत बड़ा अमाउंट का एफडी करवाने जाते हो तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ उस डिपॉजिट से कितना रिटर्न मिल रहा है वही चेक करते हो, या फिर जिस बैंक से आपको इतना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है उस बैंक के बारे में भी चेक करते हो? मेरे ख्याल से आप चेक नहीं करते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बैंक ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वही बैंक में लोन के लिए जाओगे तो वो बैंक आपसे इतना जांच पड़ताल करेगा कि पूछो ही मत। जैसे सबसे पहले तो आपका क्रेडिट रेटिंग चेक करेगा, उसके बाद आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा कि बैंक के साथ आपका संबंध कैसा है, उसके बाद आपका सैलरी स्लिप भी चेक करेगा, और नहीं तो उसके बाद आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ सकता है। अगर बैंक एक लोन देने के लिए इतना सारा जांच पड़ताल कर सकता है तो जब आप उसी बैंक में अपने खून पसीने से कमाए पैसे को रखने जाते हो तो क्या आपको उस बैंक के बारे में भी कुछ चेक करना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से चेक करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि एफडी से मिलने वाला ब्याज विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हमें क्या, हमें तो सिर्फ ब्याज से मतलब है। हालांकि फ्रेंड्स, अगर इंडिया का कोई बैंक डूब जाता है तो इसके लिए क्या कानून है और इंश्योरेंस लिमिट कितना है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक कैसे काम करता है और बैंक डूबने का प्रमुख कारण क्या क्या है। अगर फ्रेंड्स हम बैंक को हमारे नज़रों से देखेंगे तो बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के डिपॉजिट को अलग अलग खाताओं के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से लोग इन खातों में पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक इन पैसों का चौकीदार बन जाता है। बस इतना ही। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बैंक को बैंक के नज़रों से देखेंगे तो बैंक खुद के अंदर ही एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हर बैंक का एक अलग अलग बिजनेस मॉडल होता है। आप जितने भी पैसा बैंकों में डिपॉजिट करते हो, बैंक उस पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो बैंक कैसे ज़्यादा पैसा कमाएगा? इसके लिए बैंकों को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लोगों को और कंपनियों को लोन देना और उस लोन से जितना भी ब्याज मिलता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है। उसके साथ साथ बैंक अपने फंड का कुछ हिस्सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना और स्टॉक या फिर अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जिससे बैंकों को प्रॉफिट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक ऐसा टाइम भी आता है जिसे इन बैंकों को एक भयानक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और ये डूब जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बैंक डूबने का कुछ प्रमुख कारण को समझते हैं। 2019 में जब पीएमसी यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूबा तो इसका प्रमुख कारण था गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फेल्यूर। मतलब इस बैंक के जो सीनियर मैनेजमेंट थे वो बिना कोई सिक्योरिटीज देखे एक ही रियल एस्टेट को जितना चाहा उतना लोन दे दिया। बाद में पता चलता है कि इस लोन से कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है तो बैंक डिपॉजिट विड्रॉल पर रोक लगा देता है, जिससे कस्टमर को बहुत परेशानी होती है। इसी तरह फ्रेंड्स, 2020 में येस बैंक के साथ भी हुआ था। इसका प्रमुख कारण था एसेट्स क्वालिटी एवेटमेंट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब इसके जो मालिक थे राणा कपूर, वो एग्रेसिवली हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते थे, जिसमें बहुत कम चांस ये था कि वो लोन को चुका सके। बाद में बैंक का एनपीएस बहुत तेज़ी से हाई हो जाता है। एनपीएस मतलब अगर फ्रेंड्स आप लोन लेके 90 दिन तक डिले करते हैं तो वो एनपीएस या फिर बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैंक का एनपीएस बहुत हाई होने की वजह से रिजर्व बैंक ने अपने हाथों में ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बैंक डूबने का प्रमुख कारण था। तो अब चलिए जानते हैं कि अगर इंडिया का कोई बैंक डूब जाता है तो इसके लिए क्या इंश्योरेंस है। अगर फ्रेंड्स इंडिया का कोई बैंक डूब जाता है तो इसके लिए DICGC है, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका जो स्थापना 1978 में हुआ था। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक कंपनी है। ये एक ऐसा संगठन है जो बैंक के डूब जाने पर डिपॉजिटर को इंश्योरेंस कवरेज देता है। इस नियम के तहत सभी प्रकार कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक को निश्चित सीमा तक सभी प्रकार के डिपॉजिट जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के लिए कवरेज प्रदान करता है। अगर फ्रेंड्स हम इंश्योरेंस लिमिट की बात करें तो एक अकाउंट होल्डर को एक बैंक से सिर्फ और सिर्फ ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट को मिला के 5 लाख तक की ही इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब चलिए मान के चलते हैं कि आपने SBI बैंक के 5 अलग अलग ब्रांचों में 5 अलग अलग फिक्स डिपॉजिट खुले हैं और हर एक फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। अब अगर बैंक डूब जाता है
तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अलग अलग बैंकों में है तो आपको हर एक बैंक से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो कैसा होगा? मान लो कि अगर आपने 3 लोगों के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोले हैं तो इस केस में DICGC रूल यह कहता है कि हर एक जॉइंट अकाउंट होल्डर को एक अलग डिपॉजिटर माना जाएगा और हर वो व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब आपको इस जॉइंट अकाउंट से 15 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि आपने SBI बैंक में 2 FD खोले हैं। हर एक FD में 8.75 ब्याज दर के हिसाब से 2 लाख रुपया 3 साल के लिए डिपॉजिट किए हैं। तो फ्रेंड्स, जब दोनों FD 3 साल बाद एक साथ मैच्योर होंगे तो आपको हर एक FD से 2,59,301 रुपये रिटर्न मिलेंगे, जहां पे आपको हर एक FD से इंटरेस्ट 59,301 रुपये मिलेंगे। तो दोनों FD को मिला के आपको 5,18,602 रुपये रिटर्न मिलेंगे। अब अगर बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप FD बुक करवाने जाते हो तो बैंक आपको 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन देता है। पहला कम्युलेटिव एंड दूसरा नॉन कम्युलेटिव। अगर फ्रेंड्स आप नॉन कम्युलेटिव ऑप्शन चुनते हैं तो बैंक आपको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करता रहेगा, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। आप इनमें से जो भी ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कम्युलेटिव ऑप्शन चुनते हैं तो बैंक आपके इंटरेस्ट को कंपाउंड करेगा और प्रिंसिपल अमाउंट को री इन्वेस्ट करता रहेगा जब तक आपका FD मैच्योर नहीं हो जाएगा। जब आपका FD मैच्योर होगा तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज को एक साथ मिला के आपको रिटर्न कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम सुरक्षा की नज़रों से देखेंगे तो आप नॉन कम्युलेटिव FD में 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप आपकी मेहनत की कमाई को रिस्क में डालना नहीं चाहते हैं तो एक बैंक में इन्वेस्ट करने के बजाय आप मल्टीपल्स बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब अगर कोई एक बैंक डूब जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल में मैं फाइनेंशियल टॉपिक में वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।